एक गरीब आदमी ने नींद में सपना देखा कि उसने अपने दोस्त हरिराम से 100 रुपए उधार लिए हैं। सुबह जब वह बिस्तर से उठा तो उसने स्वप्न के बारे में अपने दोस्तों को बताया। इस तरह यह बात चारों तरफ फैल गई कि घनश्याम ने हरिराम से 100 रुपए उधार लिए हैं। हरिराम को जब यह बात मालूम हुई तो वह घनश्याम के पास पहुंचकर बोला, मैंने तुम्हें जो 100 रुपए दिए थे मुझे वापस कर दो। घनश्याम आश्चर्य से बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? वह तो स्वप्न की बात थी। हरिराम बोला, देखो, इनकार न करो, गवाही सैकड़ों लोग दे सकते हैं। तुमने स्वयं सबसे यह बात कही है। रुपए लेना तुमने खुद स्वीकार किया है। दोस्त, वह तो सपने की बात थी। सपने की बात सच थोड़े ही होती है, घनश्याम ने कहा। हरिराम भौहें चढ़ाकर बोला, मैं कुछ नहीं जानता। जब तुमने रुपए लेना स्वीकार कर लिया है तो तुम्हें रुपए देने ही पड़ेंगे। अगर तुम रुपए नहीं दोगे तो मैं यह मामला बादशाह अकबर के दरबार में ले जाऊंगा। घनश्याम इतना गरीब था कि उसके पास तो कभी 100 रुपए होते ही नहीं थे। वह 100 रुपए देता भी तो कैसे देता? वह बहुत ही परेशान हो गया और डर गया। आखिर मामला बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने यह मामला बीरबल को सौंपते हुए कहा, बीरबल, अपनी चतुराई से सही न्याय करो। बीरबल ने दोनों पक्षों की पूरी बातें सुनी, गवाहों की बातें सुनी। फिर 100 रुपए गिनकर एक थैली में रखे और हरिराम के सामने उस थैली को सरकाते हुए एक आईने के सामने इस तरह से रखी कि थैली का प्रतिबिंब आईने में साफ दिखने लगा। आईने की ओर इशारा करते हुए बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा, हरिराम, तुम आईने से अपने रुपए ले सकते हो। हरिराम आश्चर्य से बोला, हुजूर, आईने में दिखाई देने वाले रुपए को मैं कैसे ले सकता हूँ? बिल्कुल सही कहा। बीरबल बादशाह की ओर देखते हुए बोले, सपना भी तो एक प्रतिबिंब की तरह ही होता है। फिर सपने में उधार लिया गया रुपया कैसे वापस किया जा सकता है? हरिराम, तुमने झूठा आरोप लगाकर दरबार का समय बर्बाद किया है। अतः तुम पर 20 रुपए का जुर्माना किया जाता है ताकि तुम भविष्य में कभी ऐसी गलती न करो। बीरबल के इस न्याय से बादशाह बहुत प्रसन्न हुए। लालची हरिराम को लेने के देने पड़ गए। एक बार की बात है, रोज की ही तरह बादशाह अकबर दरबार में बैठकर अपनी प्रजा की समस्याएं सुन रहे थे। सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर बादशाह के सामने हाजिर हो रहे थे और तभी राघव व केशव नाम के 2 पड़ोसी अपनी समस्या लेकर दरबार में आए। इन दोनों की समस्या की जड़ था इन दोनों घर के बीच मौजूद फलों से लबालब भरा आम का पेड़। मामला आम के पेड़ के मालिकाना हक को लेकर था। राघव कह रहा था कि पेड़ उसका है और केशव झूठ बोल रहा है। वहीं केशव का कहना था कि वह पेड़ का असली मालिक है और राघव झूठा है। पेड़ 1 और मालिक 2 का मामला बहुत उलझा हुआ था और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों पक्षों की बातें सुनकर और सोच विचार करने के बाद बादशाह अकबर ने यह मामला अपने नवरत्नों में से एक बीरबल को सौंप दिया। मामले को सुलझाने और सच्चाई का पता लगाने के लिए बीरबल ने एक नाटक रचा। उस शाम बीरबल ने 2 सिपाहियों से कहा कि वे राघव के घर जाएं और कहें कि उसके आम के पेड़ से आम चोरी हो रहे हैं। उन्होंने 2 सिपाहियों को केशव के घर जाकर भी यही संदेश देने को कहा। साथ ही बीरबल ने कहा कि यह संदेश देने के बाद वो उनके घर के पीछे छिपकर देखें कि राघव और केशव क्या करते हैं। बीरबल ने यह भी कहा कि राघव और केशव को पता नहीं लगना चाहिए कि तुम उनके घर आम की चोरी की सूचना लेकर जा रहे हो। सिपाहियों ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा बीरबल ने कहा। 2 सिपाही केशव के घर गए और 2 राघव के घर। जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें पता चला कि राघव और केशव दोनों ही घर में नहीं थे, तो सिपाहियों ने उनकी पत्नियों को यह संदेश दे दिया। जब केशव घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसे आम की चोरी की सूचना दी। यह सुनकर केशव ने कहा, अरे भाग्यवान, खाना तो खिला दो। आम के चक्कर में अब क्या भूखा बैठा रहूं? और कौन सा वह पेड़ मेरा अपना है? चोरी हो रही है तो होने दो, सुबह देखेंगे। यह कहकर वह आराम से बैठकर खाना खाने लगा। वहीं जब राघव घर आया और उसकी पत्नी ने यह बात उसे बताई तो वह उल्टे पैर पेड़ की तरह दौड़ पड़ा। उसकी पत्नी ने पीछे से आवाज लगाई,
अरे खाना तो खा लीजिए। जिस पर राघव ने कहा, खाना तो सुबह भी खा सकता हूँ, लेकिन अगर आज आम चोरी हो गए तो मेरे पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। सिपाहियों ने दोनों के घर के बाहर छिपकर यह सारा नजारा देखा और वापस दरबार जाकर बीरबल को बताया। अगले दिन दोनों फिर से दरबार में हाजिर हुए। उन दोनों के सामने बीरबल ने बादशाह अकबर से कहा, जहांपना, सारी समस्या की जड़ वह पेड़ है। क्यों न हम वो पेड़ ही कटवा दें? न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। बादशाह अकबर ने इस बारे में राघव और केशव से पूछा, इस बारे में आप दोनों का क्या ख्याल है? इस पर केशव ने कहा, हुजूर आपकी हुकूमत है, आप जैसा कहेंगे मैं उसे चुपचाप स्वीकार कर लूंगा। वहीं राघव ने कहा, मालिक, मैंने 7 वर्ष तक उस पेड़ को सींचा है। आप चाहे तो उसे केशव को दे दीजिए, लेकिन कृपा करके उसे कटवाएं ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। उन दोनों की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल की तरह देखा और कहा, अब आपका क्या कहना है बीरबल? इसके बाद बीरबल ने बादशाह को बीती रात का किस्सा सुनाया और मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, पेड़ एक और मालिक दो, ऐसा कैसे हो सकता है? कल रात हुई घटना और आज हुई इस बात के बाद यह साबित हो चुका है कि राघव ही पेड़ का असली मालिक है और केशव झूठ बोल रहा है। यह सुनकर बादशाह ने बीरबल को शाबाशी दी। उन्होंने अपने हक के खातिर लड़ने के लिए राघव को बधाई दी और चोरी करने व झूठ बोलने के लिए केशव को जेल में बंद करने का आदेश दिया। कहानी से सीख। एक पेड़ और 2 मालिक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिश्रम किए बिना छल से किसी और की चीज चुराने का अंजाम बुरा होता है। एक दिन बीरबल दरबार से कुछ जल्दी चला गया। उस दिन कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा चल रही थी कि अकबर को बीरबल की कमी खली, मगर बीरबल का तो कहीं पता ही न था। दूसरे दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, कल दरबार से अचानक कहाँ चले गए थे बीरबल? जहांपनाह, मेरे एक संबंधी के बच्चे का अन्नप्राशन था। उसी अवसर पर आयोजित भोज में मुझे सपरिवार जाना था, जिसके कारण मैं दरबार से चला गया था। क्षमा करें, आप दरबार की चर्चा में मशरूफ थे, इसलिए बीच में खलल डालना उचित नहीं समझा और बिना पूछे चला गया। बीरबल ने उत्तर दिया, कोई बात नहीं है। सपरिवार दावत का मजा तो तुमने लिया ना? क्या क्या खा आए दावत में? अकबर ने चुटकी लेते हुए बीरबल से पूछा। बीरबल ने बताना शुरू किया, खीर, पूरी, परमल की सब्जी। अभी वह कुछ और व्यंजनों के नाम बताता कि अकबर का ध्यान किसी अन्य दरबारी की ओर चला गया और वे उस दरबारी को कुछ जरूरी बातें समझाने लगे। बीरबल की बात अधूरी रह गई। उसके बाद कई दिनों तक जब भी दरबार लगा तब अकबर शासन कार्य में ही व्यस्त रहे। शासन संबंधी जरूरी कार्यों का दौर समाप्त हो जाने के बाद एक दिन अचानक अकबर की नज़र बीरबल पर पड़ी और उन्होंने बीरबल से पूछा, हाँ तो बीरबल, और क्या? बीरबल समझ गया कि अकबर उससे दावत में परोसी गई चीजों के नाम पूछ रहे हैं। उसने तपाक से कहा, और क्या जहांपनाह? वही अचार, दही और मिठाई। बीरबल की स्मरण शक्ति और सूझ भरी बातें सुनकर अकबर कायल हो गए और तुरंत अपने गले से मोतियों की एक माला उतारकर बीरबल के गले में डाल दी। दरबारी समझ नहीं पाए कि यह पुरस्कार बीरबल को आखिर बादशाह ने क्यों दिया। उनमें से कुछ को लगा कि अचार, दही और मिठाई बादशाह को पसंद है, इसलिए उनका नाम सुनकर वे खुश हो गए और बीरबल को पुरस्कृत कर दिया। उन्होंने सोचा कि इन चीजों का नाम सुनकर जब बादशाह इस तरह खुश होते हैं कि गले से मोतियों की माला निकालकर दे देते हैं, तो इन चीजों की भेंट दिए जाने पर तो भेंट देने वाले को मालामाल ही कर देंगे। फिर क्या था? दूसरे दिन ही कई दरबारी अकबर के पास अचार, दही और मिठाइयाँ मर्तबानों में भरकर ले आए और उन्हें भेंट स्वरूप देने लगे। अकबर को कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने भेंट लाने वाले दरबारियों से पूछा, अरे यह सब क्या है? दरबारियों ने उत्तर दिया, अचार, दही और मिठाई। अकबर को समझते देर नहीं लगी कि ये दरबारी पुरस्कार पाने की लालसा में बीरबल की भोंडी नकल कर रहे हैं। उन्होंने तुरंत उन दरबारियों को डांट लगाते हुए कहा, किसी की भोंडी नकल करने से अक्ल नहीं आ जाती। दरबार में रहना है तो अक्ल से काम लेना सीखो। एक बार एक साहूकार ने दरबार में अपना दुखड़ा रोया कि उसके घर से कीमती जेवरातों की चोरी हो गई है।
चोरों ने कल रात ही उसकी तिजोरी पर भी हाथ साफ किया है। मामला चूंकि राजधानी का था, इसलिए बादशाह ने इस मामले को बीरबल के पास भेज दिया। बीरबल ने साहूकार से सारी बातें जानने के बाद केवल एक प्रश्न किया, आपको किसी पर संदेह है? साहूकार ने कहा, मुझे लगता है कि चोरी की इस वारदात में मेरे किसी नौकर का हाथ है। इसके बाद बीरबल शाही अपराध जांच दल के चुनिंदा अधिकारियों को लेकर घटनास्थल पर गया। उसने साहूकार की तिजोरी देखी। तिजोरी तोड़ी नहीं गई थी। उसका ताला खोलकर उससे सामान निकाला गया था। उसने जेवरातों की चोरी के बारे में भी छानबीन की तथा उस संदूक को भी बाहर और भीतर से देखा जिसमें से जेवरात चुराए गए थे। घर के प्रत्येक पुरुष सदस्य से बीरबल ने जांच दल के अधिकारियों के साथ बातचीत की तथा घर की प्रत्येक महिला से स्वयं बात कर जेवरातों के बारे में जानकारी एकत्र की। इसके बाद पूछताछ का दौर घर के नौकरों के साथ चला। नौकरों ने भी जांच दल और बीरबल के सामने लगभग एक जैसी बात कही कि वे मध्य रात्रि से थोड़ा पहले तक घर का सारा कामकाज निपटा चुके थे। इसके बाद उन लोगों ने खाना खाया और सोने चले गए। मुंह अंधेरे ही वे जगे और घर के कामकाज में लग गए। इस पूछताछ में केवल यह तथ्य उभर कर सामने आया कि चोरी मध्य रात्रि और सूर्योदय से पूर्व हुई है। लेकिन यह गुत्थी सुलझ नहीं पाई कि चोरी किसने की और चोरी गया सामान कहाँ है। बीरबल ने नौकरों से बातचीत के दौरान महसूस किया कि नौकरों के समूह में एक अधेर खानसामा बयान देने के समय घबराया हुआ सा प्रतीत हो रहा था। उसने जांच दल के अधिकारियों से उस रसोइये से गहन पूछताछ करने को कहा। जांच दल के अधिकारी उस रसोइये को अलग कमरे में ले गए और उससे बारी बारी से पूछताछ की। जब वे अपनी पूछताछ से संतुष्ट हो गए तब बीरबल को आकर सारी बातें बताते हुए कहा, आपका संदेह सही लगता है। यह रसोइया बार बार बयान बदल रहा है। आप कहें तो हम लोग इससे अपने तरीके से अपराध कबूलवा लें। नहीं, मैं इससे अपने तरीके से अपराध कबूल करवा लूंगा। आप लोगों की फिर आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए आप लोग अपनी जरूरत के मुताबिक घटनास्थल का मुआयना अवश्य कर लें। चोर का पता अब लग जाएगा। जेवरात अभी सुरक्षित होने चाहिए और तिजोरी से गायब हुए रुपए भी अभी खर्च नहीं किए जा सके होंगे। जांच दल के अधिकारी अपने कार्य में लग गए और जब उनकी तफ्तीश पूरी हो गई तब वे अगले आदेश के लिए बीरबल के पास आए। बीरबल ने साहूकार से कहा, हम लोग आज आपके सभी नौकरों को अपने साथ रखेंगे। आपके नौकर आज आपके किसी काम के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। आज रात्रि में उनसे विशेष पूछताछ होगी। कल इन्हें आपके पास भेज दिया जाएगा। इस तरह उन तमाम नौकरों को अपने साथ ले जाने का हुक्म बीरबल ने जांच अधिकारियों को दे दिया और स्वयं दरबार के लिए निकल पड़ा। शाम को दरबार से लौटने के बाद बेंत की कुछ छड़ियां लेकर बीरबल जांच घर पहुंचा। वहां सभी नौकरों को अलग अलग कमरों में रखा गया था। बीरबल ने सभी नौकरों से अलग अलग भेंट की और उनसे बारी बारी से एक ही बात कही, यह सच पता लगाने वाली बेंत की छड़ी है। इसे अपने पास रखो। यदि तुमने साहूकार का धन चुराया होगा तो तुम्हारे संसर्ग में यह छड़ी आधा इंच लंबी हो जाएगी। ऐसा कहकर बीरबल ने एक एक छड़ी सभी नौकरों को थमा दी। उसके बाद वहां से निकलकर वह जांच घर के प्रभारी के पास पहुंचा और उसे निर्देश दिया, सभी बंदियों को आज रात के भोजन के साथ एक एक सेब और सेब काटकर खाने के लिए छोटे चाकू भेज देना। ध्यान रहे कि सभी बंदियों को एक एक छोटा चाकू अवश्य मिल जाए। भोजन का बर्तन रात को उनके कमरे में ही पड़ा रहने देना। दूसरे दिन बीरबल सुबह ही जांच घर पहुंचा जहां साहूकार के नौकरों को तफ्तीश के लिए रोककर रखा गया था। बीरबल बारी बारी से सभी बंदी नौकरों के पास गया और उनसे बेंत की छड़ी वापस ले ली। इसमें से एक नौकर की छड़ी आधा इंच छोटी पाई गई। बीरबल ने उस नौकर को बंदीगृह में रोक लिया। यह वही रसोइया था जिस पर पहले भी बीरबल को संदेह हुआ था। शेष नौकरों को बीरबल ने वापस साहूकार के घर भेज दिया। रसोइये को बीरबल ने अपने पास बुलवाया और उससे कहा, मैं जानता हूं तुम साहूकार के पुराने वफादार हो, फिर तुमने ऐसा काम क्यों किया? रसोइया किसी तरह अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए बोला, दीवान जी, मैंने चोरी नहीं की है। वह आगे कुछ बोलता उससे पहले ही बीरबल ने कहा,
मेरी चमत्कारी बेंत की छड़ी झूठ नहीं बोलती है। छड़ी ने मुझे सच बता दिया है। अब यह तुम पर है कि सीधी तरह अपना अपराध कबूल करो या जांच विभाग के सिपाहियों की कुटाई से। वे कोड़े बरसाकर सच कबूलवाने में माहिर हैं। रसोइया बीरबल की इस धमकी से टूट गया और उसने अपना अपराध कबूल लिया। उसने बीरबल को बताया वह जब 15 वर्ष का था तब ही साहूकार के घर नौकरी करने आया। साल 2 साल पर जब वह 2-4 दिनों के लिए अपने घर जाता तब साहूकार उसे 5-10 रुपए दे देता था और कहता था कि फिर कभी एक साथ हिसाब करके वह उसे मोटी रकम दे देगा जिससे वह जमीन जायदाद खरीद सकेगा। अगले महीने उसकी बेटी की शादी है। उसने साहूकार से अपने वेतन का हिसाब कर देने को कहा तब साहूकार ने उससे कहा हर साल 2 साल पर जब भी वह घर गया उसे उसके पैसे तो दिए ही जाते रहे हैं। बेटी का विवाह है तो 25-50 लेकर छुट्टी करो। इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। इतने में नहीं पोसाता है तो अपना बोरिया बिस्तर समेट लो और कहीं और जाकर काम करो जहां इससे ज्यादा पैसे मिलते हों। अब मैं क्या करता दीवान साहब। ऐसा कहते हुए रसोइये ने बीरबल के पाँव पकड़ लिए और फफक पड़ा। बीरबल को मानवमन की अच्छी परख थी। उसने समझ लिया कि रसोइया ठीक बोल रहा है। साहूकार के फरेब के बारे में सुनकर उसे कोई अचरज नहीं हुआ। वह जानता था कि साहूकार का काम ही ऐसा है जो बिना मेहनत प्राप्ति पर टिका हुआ है। बीरबल ने रसोइये का कंधा थपथपाया और उसे ठीक से बैठने को कहा। उसने रसोइये को भरोसा दिलाया कि वह उसका बाल भी बाका नहीं होने देगा और साहूकार से उसके वेतन का भुगतान भी कराएगा। 30-35 साल की चाकरी का उसे अच्छा इनाम भी दिलवाएगा। इसके बाद उसने रसोइये द्वारा बताए गए स्थान से नकदी और जेवर की बरामदगी के लिए जांच अधिकारियों को भेजा। जांच अधिकारियों ने साहूकार का चोरी गया सारा धन बरामद कर लिया। इसके बाद बीरबल रसोइये के साथ साहूकार के घर गया और रसोइये को साहूकार के पास छोड़कर वहां से लौट आया। साहूकार के घर से लौटने के पूर्व बीरबल ने साहूकार से कहा, साहूकार महोदय, आप कल दरबार में तशरीफ ले आए। बादशाह सलामत स्वयं आपसे पूछताछ करेंगे और आपके चोरी गए धन की वापसी भी होगी। हाँ, आप उन सभी नौकरों को साथ लेकर दरबार में आए जिनसे पूछताछ की गई है। दूसरे दिन अकबर के दरबार में साहूकार अपने नौकरों के साथ पहुंचा। बीरबल ने उसे दरबार के एक कोने में खड़े रहकर बादशाह का इंतजार करने का निर्देश दिया। बीरबल का यह व्यवहार एक सम्मानित साहूकार के लिए अपमानजनक था, लेकिन उसके पास चारा भी क्या था। अपने नौकरों के साथ पांद बनाकर वह दरबार में खड़ा हो गया। साहूकार को निर्देश देने के बाद बीरबल ने स्वयं अकबर के कक्ष में जाकर उन्हें साहूकार के चोरी गए जेवरातों और नकदी की बरामदगी हो जाने की सूचना दी। इस बरामदगी की सूचना से अकबर उत्साहित हो गए। उन्होंने पूछा, मगर बीरबल, यह बरामदगी हुई कैसे? इतनी जल्दी तुमने इस चोरी की घटना का उद्भेदन कर लिया, यह काबिले तारीफ है। बीरबल ने बादशाह को चोर पकड़ने के लिए आजमाए गए नुस्खे की कहानी सुनाई। तब उत्सुकता से अकबर ने पूछा, यह बात समझ में नहीं आई कि बेंत की जो छड़ी आधी इंच छोटी मिली, वह छोटी हुई कैसे? बीरबल ने सहजता से उत्तर दिया, जहांपनाह, मैंने नौकरों को जांच घर में रात के भोजन के साथ एक सेब और सेब काटने के लिए एक छोटा चाकू जानबूझकर बंटवाया था। मुझे विश्वास था कि चोर यह सोचकर अपनी छड़ी आधा इंच काट लेगा ताकि छड़ी आधा इंच बड़ी होने पर भी उसकी लंबाई पहले जैसी ही हो जाए। जो नौकर चोर नहीं थे उन्हें छड़ी बढ़ने का डर नहीं था, मगर रसोइये को यह भय सता रहा था जिससे उसने अपनी छड़ी काटकर छोटी कर ली और उसकी चोरी पकड़ी गई। फिर बीरबल ने अकबर के समक्ष रसोइये के साथ साहूकार द्वारा की गई नाइंसाफी का मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया, जिससे अकबर के हृदय में रसोइये के प्रति दया उमड़ आई। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम क्या चाहते हो? जहांपनाह, आप साहूकार से पूछें कि वह अपने किस नौकर को कितनी पगार देता है और नौकरों से पूछें कि उन्हें कब तक का पगार मिल चुका है। सही स्थिति सामने आते ही साहूकार से कहें कि वह अपने नौकरों की बकाया राशि का अविलंब भुगतान करने का वादा करे और उन्हें दरबार से विदा होने से पूर्व पगार दे दे, तभी उसे बरामद किया गया धन वापस मिलेगा, अन्यथा उसे राजकोष में जमा करा दिया जाएगा।
दरबार में आने के बाद अकबर ने साहूकार के साथ वैसा ही सलूक किया जैसा बीरबल ने बताया था। साहूकार के पास नौकरों के वेतन का भुगतान करने के अलावा कोई चारा नहीं था और बादशाह के सामने वह राज्य द्वारा निर्धारित पगार से कम का भुगतान कर ही नहीं सकता था। इस प्रकार रसोइये को बकाया पगार के रूप में एक बड़ी रकम हाथ लगी। बादशाह ने साहूकार को निर्देश दिया कि रसोइये को अपनी पुत्री के विवाह की तैयारी के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता होगी, इसलिए इसकी 35 वर्षों की सेवा को देखते हुए वह उसे 1 माह की सवैतनिक छुट्टी भी दे। नौकरों के वेतन भुगतान के बाद साहूकार को उसका धन वापस किया गया। इस प्रकार अकबर के दरबार से निकलते समय नौकर बहुत खुश थे। सबसे ज्यादा खुश था वह रसोइया जिसने चोरी की थी। अकबर का दरबार लगा हुआ था। दरबार में चर्चा चल रही थी। चर्चा का विषय विचित्र किंतु दिलचस्प था। चर्चा का विषय था कि ऐसी कौन सी चीज है जिस पर सूर्य अथवा चंद्रमा की दृष्टि नहीं पड़ती। अकबर स्वभाव से ज्ञान पिपासु थे, जिसके कारण वह अपने दरबार में इस तरह के विषयों पर चर्चा कराकर अपनी जिज्ञासाएं शांत कर लेते थे। उस दिन की चर्चा में भी सूर्य और चंद्रमा की प्रकृति और धरती से उसके संबंध आदि पर दरबारियों ने लंबे व्याख्यान दे डाले, मगर ऐसी वस्तु जिस पर सूर्य और चंद्रमा की दृष्टि नहीं पड़ती का ठोस जवाब सामने नहीं आ पाया। जब भी कोई दरबारी किसी वस्तु का नाम सुझाता तो कोई दूसरा दरबारी सतर्क उस नाम को खारिज कर देता और प्रमाणित कर देता कि उस वस्तु पर आकाशीय पिंड सूर्य अथवा चंद्रमा की दृष्टि पड़ती है। अकबर के दरबारी कम विद्वान नहीं थे, किंतु इस छोटे से प्रश्न का उत्तर तलाशना मुश्किल प्रतीत होने लगा। सभी दरबारी इस चर्चा में शामिल थे, मगर बीरबल अब तक कुछ नहीं बोला था। अकबर ने उसे मौन देखकर कहा, बीरबल तुम भी तो कुछ बताओ। हाजिर जवाब। बीरबल ने तत्क्षण ही मुस्कुराते हुए कहा, महाराज मेरी समझ से अंधेरा ही ऐसी वस्तु है जहां सूरज और चांद की दृष्टि नहीं जाती और न जा सकती है। बीरबल का जवाब सुनते ही अकबर खुश हो गए। उनके मुंह से बेसाख्ता निकला, वाह कमाल। थोड़ी देर तक वह दरबारियों की ओर मुस्कुराते हुए देखते रहे। दरबारी भी बीरबल के उत्तर को सटीक मानकर तालियां बजाने लगे। फिर तालियों की उस गूंज के बीच ही अकबर ने कहा, बीरबल तुम्हारा जवाब नहीं, सचमुच यही है इस प्रश्न का सही जवाब। जहां सूरज या चांद की दृष्टि पड़ सकती है वहां अंधेरा भला कहाँ रहता है ना? उस दिन अकबर ने दरबार में बीरबल की मेधा की खूब तारीफ की। अकबर यदि बीरबल के साथ हों और कोई बात नहीं कर रहे हों, ऐसा हो ही नहीं सकता था। बीरबल को देखते ही मानो अकबर के मन में सवाल पैदा होने लगते थे। अकबर के सवाल कभी कभी संजीदा भी होते थे, किंतु प्रायः वे बीरबल को छेड़ने के लिए भी सवाल करते थे। एक बार अकबर अपने दरबार में बैठे थे। दरबारियों से उनकी गुफ्तगू चल रही थी। शासन का कोई संजीदा मसला नहीं था, इसलिए बादशाह भी मस्ती करने में लगे थे। तभी अकबर ने बीरबल को दरबार में आते देखा। बीरबल की चाल उस दिन कुछ असामान्य सी थी, इसलिए अकबर ने चुटकी लेने के ख्याल से दरबारियों से पूछा, बताओ भाइयों, अजब चाल से कौन चलता है? बीरबल ने बादशाह का प्रश्न सुन लिया और समझ गया कि बादशाह ने उसी को लक्ष्य करके सवाल किया है। दरअसल उस दिन दरबार आते समय बीरबल के पाँव में मोच आ गई थी, इसलिए उसकी चाल में एक लचक सी थी। अकबर का प्रश्न दरबारियों ने सुना था, लेकिन बीरबल को दरबार में प्रवेश करते हुए केवल अकबर देख पाए थे। दरबारियों की पीठ बीरबल की ओर थी, इसलिए कोई उसे देख नहीं पाया था। अकबर के प्रश्न से अकचकाए दरबारियों में से एक ने पूछा, जहांपना अजब चाल का मतलब? अकबर की नज़र उस समय भी बीरबल की विचित्र चाल पर टिकी हुई थी। उन्होंने बीरबल पर नज़र टिकाए हुए ही कहा, बिल्कुल अपनी ही चाल, जिसकी नकल दूसरा कर ही न सके, ऐसी अजब चाल, जहांपना। पृथ्वी, एक ने कहा। जहांपना। चंद्रमा, दूसरे ने कहा। जहांपना। हवा, तीसरे ने कहा। बारी बारी से इस तरह के कई उत्तर आए। तब तक बीरबल अपने आसन के समीप पहुंच चुका था। उसने अवसर मिलते ही कहा, अजब चाल के स्वामी, धरती पर दो प्राणी हैं, नेक तो किसी मुल्क का बादशाह और दूसरा बनिया।
बादशाह का हुक्म अजब चाल से चलता है, यह सभी जानते हैं, और बनिए का ब्याज अपने ढंग से चलता है, यह भी सभी जानते हैं। बीरबल का कटाक्ष सुनकर अकबर झेंप गए। बात उन दिनों की है जब अकबर बहुत तुनक मिजाज थे। वे कभी कभी अजीबोगरीब फैसले लेकर लोगों को चकित कर देते थे। उन्होंने राजधानी में मुनादी करा दी थी कि यदि कोई व्यक्ति रात भर यमुना में गर्दन तक पानी में खड़ा रहकर दिखा दे तो उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। उस जमाने में 100 स्वर्ण मुद्राओं की राशि बहुत अधिक थी। माघ का महीना था। कड़ाके की ठंड थी। शीतलहरी चल रही थी, सो अलग। अकबर द्वारा कराई गई मुनादी पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। लोग अपने काम में लगे रहे। सबने इस मुनादी को बादशाह की सनक समझकर नजरअंदाज कर दिया। मगर एक भिखारी ने सोचा, दिन रात तो मैं खुले आसमान के नीचे ठंड का कहर झेलता ही रहता हूँ। शीतलहर की मार झेलने के लिए शरीर अभ्यस्त हो चला है। नदी के पानी में डूबे रहने से शरीर को शीतलहर वाली ठंड तो नहीं लगेगी। ठंडे गीले शरीर को कष्ट तो हवा लगने से ही मिलता है। क्यों न मैं रात भर यमुना में बैठकर 100 स्वर्ण मुद्राएं हासिल कर लूं। यदि ऐसा हो जाता है तो मैं भिक्षाटन की मजबूरी से अपना दामन छुड़ा लूंगा। भिखारी अकबर के पास आया और उनसे बोला, मैं रात भर यमुना में गले तक पानी में खड़ा रहने के लिए तैयार हूं। यदि मुझे इनाम में 100 स्वर्ण मुद्राएं मिले तो? अकबर ने मन ही मन सोचा, यह मरियल सा आदमी रात भर नदी में क्या रहेगा। फिर उन्होंने कहा, यदि तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो तो जाओ, कर्मचारी के पास अपना नाम पता लिखा दो और यमुना में खड़े रहने की तिथि उसे बता दो ताकि तुम्हारी निगरानी हो सके। भिखारी ने वैसा ही किया। दूसरी ही रात वह यमुना में उतरकर गले तक पानी में खड़ा हो गया। उसकी निगरानी में खड़ा आदमी आश्चर्यचकित हो गया। निगरानीकर्ता ने सोचा, कौन रात भर वहां खड़ा रहे। यह आदमी भी घंटे 2 घंटे में पानी से निकलकर भाग जाएगा। ऐसे में वह शीतलहर की मार क्यों झेले। ऐसा सोचकर वह अपने घर चला गया और रजाई में दुबक कर सो गया। भिखारी रात भर पानी में खड़ा रहा और सवेरा होने का इंतजार करता रहा। रात ढली। उषा की लाली फैली। सूरज का लाल दहकता गोला प्रकट हुआ। अंधियारा मिटा तब वह भिखारी यमुना से निकला और नदी तट पर किसी को न पाकर अपना इनाम लेने के लिए बादशाह के महल की ओर चला। अकबर ने उस समय किसी काम से बीरबल को बुलाया था तथा उसके आने की प्रतीक्षा बाग में टहलते हुए कर रहे थे। उन्होंने शाही बाग से बाहर झांक कर देखना चाहा कि बीरबल आ रहा है या नहीं कि उनकी नज़र भीगे हुए भिखारी पर पड़ी। उन्हें बाहर झांकता देख भिखारी ने भी सोचा, जरूर बादशाह मुझे इनाम देने के लिए तलाश रहे हैं। ऐसा सोचकर वह दौड़ते हुए बादशाह के पास पहुंच गया और बोला, बादशाह सलामत। मैंने मुनादी के मुताबिक रात यमुना में गले तक पानी में खड़े रहकर गुजारी है। मुझे 100 स्वर्ण मुद्राओं का इनाम दीजिए। भिखारी को ऊपर से नीचे तक देखने के बाद अकबर ने कहा, तुमने जरूर कोई गड़बड़ की है। नहीं, मैंने कोई गड़बड़ नहीं की। मैं सारी रात आपके महल की कंदील पर नजरें टिकाए भोर होने की प्रतीक्षा करता रहा हूं। कृपया मेरा इनाम दिला दें। मगर बादशाह का तेवर बदल गया। इनाम देना तो दूर की बात थी। उन्होंने गरजते हुए भिखारी से कहा, रात भर तुम महल की कंदील से ताप लेते रहे और अभी इनाम लेने आ गए। भाग जाओ, कोई इनाम नहीं मिलेगा। भिखारी को बहुत दुख हुआ और वह ठंड से थरथराते और दुख से कातर होकर रोते हुए वहां से जाने लगा। दूसरी तरफ से बीरबल बादशाह से मिलने बाग की तरफ जा रहा था। उसकी नज़र भिखारी पर पड़ी। उसने भिखारी को रोककर पूछा, क्यों रो रहे हो भाई? भिखारी ने दुखी स्वर में बीरबल को सारा वृत्तांत कह सुनाया। बीरबल को बादशाह और उनके कर्मचारी पर गुस्सा आया। उसी गुस्से में उसने भिखारी से कहा, कल सुबह तक तुम्हें तुम्हारा इनाम अवश्य मिल जाएगा। अब तुम चिंता मत करो। हाँ, इस बाग के आसपास ही रहना। कल सवेरा होने के बाद तुम्हें यहीं पर मिल जाएंगी 100 स्वर्ण मुद्राएं। इसके बाद बीरबल अकबर से मिलने बाग में गया। वहां से लौटते वक्त बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, आज रात आप हमारे घर पधारें। वहीं भोजन करें।
मैं एक विशेष अनुष्ठान का आयोजन कर रहा हूँ। अपने हाथ से खिचड़ी बनाऊंगा और खिचड़ी ही खिलाऊंगा। यदि आप आ जाएंगे तो मेरा अनुष्ठान सफल हो जाएगा। अकबर ने बीरबल को अपनी स्वीकृति दे दी। बीरबल वहां से चला गया। शाम को दरबार संपन्न होने के बाद अकबर अपने घोड़े पर सवार होकर बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल ने विशेष अनुष्ठान के नाम पर उनके बैठने की व्यवस्था एक खुले स्थान पर की थी। अकबर को वहां बैठाकर बीरबल ने कहा, जहांपना, इजाजत हो तो मैं अब खिचड़ी पकाने जाऊं? खिचड़ी पकते ही अनुष्ठान संपन्न होगा और प्रथम प्रसाद आप ही ग्रहण करेंगे। हाँ, क्यों नहीं, अकबर ने सरलता से उत्तर दिया। बीरबल वहां से चला गया। काफी देर बीतने पर बीरबल एक बार फिर अकबर के पास आया। जहांपना, बस अधन तैयार हो जाए तो उसमें दाल चावल डाल दूं। दाल चावल पड़ते ही एक उबाल में खिचड़ी तैयार हो जाएगी। अकबर को आश्चर्य हुआ कि इतनी देर में अधन भी तैयार नहीं हुआ। कैसे बन रही है खिचड़ी? मगर उन्होंने कुछ कहा नहीं। बीरबल वहां से मुस्कुराता हुआ चला गया। कुछ देर के बाद बीरबल फिर वहां आया। अकबर जो वहां बैठे ऊब चुके थे, बोले, बीरबल, हो गया तुम्हारा अधन तैयार? नहीं, जहांपना, यही तो बताने आया था। आंच भी बढ़ा दी है, बीरबल ने सादगी से उत्तर दिया। मगर अकबर अब बेचैन हो चले थे। उन्होंने कहा, क्या खिचड़ी खिलाने के लिए तुम हमें रात भर बैठाओगे? चलो, दिखाओ कहाँ बन रही है खिचड़ी। बीरबल यही चाहता था। वह सहर्ष बादशाह को लेकर अपने घर के आंगन में पहुंचा, जहां एक बाज गाड़कर उसके शीर्ष में खिचड़ी बनाने का तसला बांधा गया था और नीचे 4-5 लकड़ियां सुलग रही थीं। तसला और आग के बीच 10-15 हाथ की दूरी थी। यह सब देखकर अकबर ने कहा, इस तरह तो कभी खिचड़ी पक ही नहीं सकती। जब तसला तक आंच नहीं जाएगी तो अधन कैसे तैयार होगा? तसला वहां, आंच यहां, कैसे बनेगी खिचड़ी? बीरबल ने तुरंत कहा, जैसे कंदील वहां, आदमी यमुना में और वह आंच सेंक लेता है ताप का, वैसे ही पकेगी खिचड़ी। बीरबल की बात सुनकर अकबर को सुबह की घटना याद हो आई। उन्होंने तुरंत बीरबल के सामने स्वीकार किया कि सुबह उनसे ज्यादती हो गई है। बीरबल ने कहा, कोई बात नहीं जहांपना, कल सुबह वह भिखारी बाग के पास मिल जाएगा, उसे उसका पुरस्कार अवश्य दिलवा दें। इसके बाद बीरबल ने बादशाह को भोजन कराकर विदा किया। जाते जाते बादशाह बोले, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम ही उस आदमी को इनाम दो। ठीक है जहांपना, कल सुबह मैं भी बाग में आ जाऊंगा, बीरबल ने कहा। दूसरे दिन सुबह जब बीरबल उस भिखारी को 100 स्वर्ण मुद्राओं की थैली प्रदान कर रहा था, तब भिखारी की आंखों में एक विचित्र सी चमक थी। उसका चेहरा दमक रहा था। एक बार की बात है, अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी दरबारी आ चुके थे। दरबार की कार्यवाही चल रही थी कि इसी बीच एक काजी आया और अकबर से कहा, वह सभी धर्मग्रंथों का अध्ययन कर चुका है तथा इस दरबार को चुनौती देने आया है कि जो भी चाहे उससे शास्त्रार्थ कर ले। यदि वह हार जाएगा तो 1 साल के लिए राजधानी के बाहर चला जाएगा और यदि जीत जाएगा तब उसे 1 साल के लिए दीवान बना दिया जाए। अकबर उस काजी को ऊपर से नीचे तक गंभीर नजरों से देख रहे थे। बीरबल को काजी का घमंड नागवार लगा। उसने आगे बढ़कर कहा, जहांपना, आपकी इजाजत हो तो मैं इस काजी से शास्त्रार्थ करूंगा। आप चाहें तो इसकी शर्तें मंजूर कर लें। अकबर ने शास्त्रार्थ की आज्ञा दे दी। काजी और बीरबल के बीच शास्त्रार्थ हुआ और काजी शास्त्रार्थ में पराजित हो गया। शर्त के मुताबिक काजी 1 वर्ष के लिए राजधानी के बाहर कर दिया गया। राजधानी से निकाले जाने के समय काजी ने संकल्प लिया कि वह बीरबल को अकबर के दरबार में सभी दरबारियों के सामने मारेगा और उसका बाल भी बाका नहीं होगा। राजधानी से निकाले जाने के बाद काजी ने एक बहुरूपिये के घर में शरण ली। बहुरूपिया उसकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर उससे ज्ञान की बातें सीखता था और बदले में काजी को अपना फन सिखलाता था। 1 साल पूरा होते होते काजी मजा हुआ बहुरूपिया बन गया। साल पूरा होने पर वह राजधानी लौट आया, किंतु खुद को प्रकट नहीं किया और न अपने घर गया।
वह राजधानी के चौराहों पर रूप बदलकर हैरतअंगेज करतब दिखाता फिरता। अकबर के पास भी खबर पहुंची कि राजधानी में एक बहुरूपिया हैरतअंगेज करतब दिखलाता हुआ घूम रहा है। अकबर स्वभाव से कला प्रेमी थे। जब उन्होंने बहुरूपिये की चर्चा सुनी तब उनका भी मन हुआ कि वह उसकी कला का आनंद उठाए। इसलिए एक दिन आदमी भेजकर बहुरूपिये को बुलवा लिया। जब बहुरूपिया आया तब अकबर ने उसे अपनी कला का प्रदर्शन करने को कहा। बहुरूपिये ने जवाब दिया, जहांपना, मैं अपनी कला का प्रदर्शन चीता बनकर जैसा करता हूँ वैसा प्रदर्शन किसी अन्य रूप में नहीं कर सकता। चीता मेरा सबसे अच्छा स्वांग है, किंतु इसमें जोखिम बहुत है क्योंकि इसमें मेरा आक्रमण वास्तविक चीते से भी अधिक पैना और घातक हो सकता है, जिससे किसी की जान भी जा सकती है। इसलिए जहांपना, मुझे एक खून की माफी मिले। वैसे किसी का खून करना मेरी नीयत नहीं है, मगर कला तो कला है, न जाने किस अंजाम तक पहुंचे। अकबर ने उसे अपनी कला का प्रदर्शन करने की आज्ञा दे दी और एक खून की माफी भी। इसके बाद काजी ने अपनी दूसरी चाल चली। उसने अकबर से कहा, जहांपना, मैंने सुना है कि बीरबल बहुत समझदार और मेधावी है। मैं चाहता हूं कि आपके दरबार में मैं जिस समय अपनी कला का प्रदर्शन करूं, उस समय दरबार में बीरबल अवश्य मौजूद रहकर मेरा प्रदर्शन देखें। मेरी गुजारिश है कि बीरबल रहें तभी मुझे अपनी कला का प्रदर्शन करने को कहा जाए। अकबर ने इस बात की भी स्वीकृति दे दी। काजी के कला प्रदर्शन का समय तय कर दिया गया। उसका प्रदर्शन दूसरे दिन दरबार लगने के बाद शुरू होना था। दरबार से लौटते समय बीरबल उस बहुरूपिये के बारे में ही सोच रहा था। कितनी विचित्र बात थी कि उसने चीता के खतरों के प्रति आगाह करते हुए घोषणा कर दी थी कि उसके कला प्रदर्शन के समय किसी की जान भी जा सकती है, और उसने बादशाह से एक खून माफ करा लिया था, अर्थात यदि उसने भरे दरबार में किसी की हत्या भी कर दी तो उसे सजा नहीं हो सकती। अचानक बीरबल के रोंगटे यह सोचते हुए खड़े हो गए कि बहुरूपिये ने बार बार कहा कि यदि बीरबल होंगे तभी वह अपनी कला का प्रदर्शन करेगा। सारी घटना पर विचार करते हुए बीरबल संशय में पड़ गया कि आखिर बहुरूपिया क्यों चाहता है कि जब वह चीता बने तो दरबार में बीरबल अवश्य रहे। एक खून की माफी लेने के पीछे उसका मकसद क्या हो सकता है? यह सब विचार करने के बाद बीरबल ने मन ही मन कुछ फैसला किया और निश्चिंत होकर उसने घर की राह ली। घर पहुंचकर उसने कुछ तैयारियां की और फिर भोजन करने के बाद विश्राम करने चला गया। दूसरे दिन बीरबल जब तैयार होकर दरबार के लिए निकला तो अन्य दिनों की अपेक्षा उसका शरीर अधिक गठीला और तना हुआ प्रतीत हो रहा था। दरबार पहुंचकर बीरबल अपने लिए निर्धारित स्थान पर बैठ गया। थोड़ी देर में सभी दरबारी पहुंच गए। बादशाह अकबर के आने के बाद बहुरूपिये के आने की प्रतीक्षा होने लगी। अचानक एक चीता उछलता हुआ दरबार में आया। इधर उधर उछलते हुए कुछ दरबारियों के सामने पंजा चलाया। दरबारी समझ गए कि दरबार में चीता के रूप में वही बहुरूपिया अपना करतब दिखा रहा है। चीता के पंजों में नाखून के स्थान पर बहुत पैनी धार वाले चाकू लगे हुए थे। जब चीता किसी पर झपट्टा मारता था तब उसके नाखून तन जाते थे और चाकुओं के 5-5 फल इस तरह निकल जाते थे मानो कोई 5 चाकू से प्रहार करने को तत्पर हो। इधर उधर उछलने के बाद अचानक चीता उछला और बीरबल पर छलांग लगाकर उसे दबोच लिया। बीरबल संभवतः इस स्थिति के लिए तैयार था। उसने अचानक चीते के सिर पर हथौड़े से प्रहार किया और उसके आसन के पास खड़े 4 जवान अचानक प्रकट हो गए और तुरंत चीते को दबोच लिया। उसके पंजों में बंधे नाखून खोल लिए गए। अब तक अकबर कुछ समझ नहीं पाए थे। भ्रमित से सामने का मंजर देख रहे थे। बीरबल चीते से मुक्त होने के बाद अपने स्थान पर खड़ा हुआ और अपने वस्त्र ठीक करने लगा। उसके वस्त्र चीते के नाखून बने चाकुओं की धार से जगह जगह कट गए थे। सीने के सामने के वस्त्र का कपड़ा नुच गया था, जिससे उसके नीचे पहले से पहने गए कवच का चमचमाता धातु साफ दिखने लगा था। अकबर को जैसे होश आया। उनकी तंद्रा टूटी और सारा माजरा समझ में आने लगा। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या बात है बीरबल? यह सब क्या हो रहा है? बीरबल ने संयत स्वर में कहा, जहांपना, यह बहुरूपिया मेरी हत्या
करना चाहता था, लेकिन इसकी योजना विफल हो गई और यह अपनी साजिश को अंजाम देने की कोशिश में भरे दरबार में रंगे हाथ पकड़ लिया गया। यह तुम क्या कह रहे हो बीरबल? भला वह बहुरूपिया कलाकार तुम्हारी हत्या क्यों करना चाहता था? अकबर ने विस्मय से भरे स्वरों में पूछा। जहांपनाह, मुजरिम अभी दरबार में है। उससे यही तो पता लगाना है कि आखिर किन कारणों से वह मेरी हत्या करना चाहता था, बीरबल ने कहा। तमाम दरबारी इस समय बीरबल के पक्ष में थे। सबने बादशाह से सच्चाई अविलंब सामने लाने की मांग की। अकबर ने इशारा किया और बहुरूपिये का चीते वाला लबादा नोचकर उसे अर्धनग्न अवस्था में दरबार में खड़ा किया गया और उसके पंजों से 20 तेज धार वाले चाकू निकालकर बादशाह के सामने पेश किए गए। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, आपको याद होगा कि इस आदमी ने कल भरे दरबार में चीता का रूप धरने के लिए एक खून की माफी मुकर्रर करवा ली थी और शर्त रखी थी कि यदि बीरबल दरबार में होगा तभी वह अपना कर्तव्य दिखलाएगा। उसकी इसी शर्त से मुझे उस पर संदेह हुआ और आज मैं कवच पहनकर दरबार में आया। चीता बनकर इस आदमी ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया तथा अपने पंजों में लगे चाकुओं से मुझ पर कई घातक प्रहार किए। यदि मैं कवच से अपने शरीर को नहीं ढका होता तो निश्चित रूप से इसकी साजिश का शिकार हो गया होता। दरबार आने से पहले ही मैं सुरक्षा अधिकारी से मिलकर ऐसी व्यवस्था कराने का आग्रह कराया था कि यदि बहुरूपिया मुझ पर हमला करे और स्थिति बेकाबू होती दिखे तो बहुरूपिये को काबू में किया जा सके, जिसके कारण यह बहुरूपिया जवानों द्वारा पकड़ लिया गया। चूंकि इस घटना के दौरान आप स्वयं मौजूद थे, इसलिए मुझे किसी गवाह की आवश्यकता नहीं। जो कुछ भी हुआ है उसका चश्मदीद गवाह दरबार में मौजूद हर शख्स है। मेरी गुजारिश है जहांपनाह कि इस बहुरूपिये से यह पता किया जाए कि वह मेरी हत्या क्यों करना चाहता था। उन रंगरूटों से जिन्होंने इस बहुरूपिये को काबू कर रखा था, अकबर ने कहा, इस आदमी के हाथ पांव बांधकर इसे तब तक कोड़े मारो जब तक कि यह सारी हकीकत बयां न कर दे। हुक्म की तामील हुई। 10-15 कोड़ों की मार के बाद ही उस व्यक्ति ने अपना अपराध कबूल लिया। उसने बादशाह को याद दिलाया कि इस दरबार का दीवान बनने की ख्वाहिश में एक बार वह इस दरबार में आया था और बीरबल से शास्त्रार्थ कर पराजित हो गया था, जिसके कारण उसे राजधानी से 1 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था। राजधानी से निकलते वक्त उसने संकल्प लिया था कि वह बीरबल से बदला लेगा और उसी बदले की भावना से वह बीरबल की हत्या के इरादे से दरबार में आया था। इस स्वीकारोक्ति के बाद उस व्यक्ति को अकबर ने कारागार में डलवा दिया और दरबार में बीरबल की सूझबूझ की भूरी भूरी प्रशंसा हुई। अकबर अभी आकर दरबार में बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक कसाई और एक तेली आपस में बहस करते हुए आ गए। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, देखो यह क्यों बहस कर रहे हैं? जी हुजूर, कहते हुए बीरबल उठ खड़े हुए और पूछा, तुम दोनों में से शिकायत लेकर कौन आया है? तेली थोड़ा आगे बढ़कर बोला, शिकायत लेकर मैं आया हूँ, हुजूर। हाँ, तो झगड़े का कारण क्या है? बीरबल ने पूछा। तेली रोनी सी सूरत बनाकर बोला, हुजूर, मैं अपनी दुकान पर बैठा बही खाता देख रहा था। उसी समय कसाई ने आकर मुझसे तेल मांगा। मैंने इसे तेल दे दिया और चला गया। फिर मैं बही खाता देखने लगा। कुछ समय बाद जब मेरी नज़र सामने गई तो पैसों की थैली गायब थी। मुझे इस कसाई पर संदेह हुआ और मैं दौड़ा दौड़ा इसके पास गया तो मैंने अपनी थैली इसके हाथ में देखी। मैंने इससे अपनी थैली मांगी तो इसने थैली देने से मना करते हुए कहा कि यह थैली इसकी है। मैं सच बोल रहा हूँ, हुजूर। अब आप ही इंसाफ करें। बीरबल ने कसाई से पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? कसाई डरी समी आवाज में बोला, हुजूर, मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा हुजूर। मैं अपनी दुकान पर बैठा पैसे गिन रहा था, तभी यह तेली रोज की तरह तेल बेचने के लिए आया। इसकी दुकान मेरी दुकान से 2-3 दुकानों की दूरी पर है। पैसों की थैली मैंने पास में ही रखी थी। इसके जाने के बाद जब मेरी थैली नहीं दिखी तो मैंने दौड़कर इसे पकड़ा और इसके हाथ से अपनी थैली छीन ली। सच्चाई यही है, हुजूर। इस बात का गवाह खुदा है। अब सही या गलत का इंसाफ आपको करना है।
बीरबल ने पैसों की थैली अपने पास रख ली और उनसे कहा, फैसला कल होगा। तुम दोनों घर जाओ। उन दोनों के चले जाने के बाद बीरबल ने थैली के पैसे धुलवाए तो उनमें तेल थोड़ा सा भी नजर नहीं आया, बल्कि मांस की दुर्गंध आई, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि यह थैली और पैसे दोनों ही कसाई के हैं। दूसरे दिन दरबार लगा। दरबार कसाई और तेली हाजिर हुए। बीरबल ने उन्हें अपना फैसला सुनाया तो तेली चीखने चिल्लाने लगा। बीरबल ने सिपाही से कहा, तेली की पीठ पर 100 कोड़े बरसाए जाएं। बीरबल ने जैसे ही उसे कोड़े लगाने का हुक्म दिया, उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पैसों की थैली कसाई को दे दी गई। तेली को दंडित करके छोड़ दिया गया। बादशाह ने कहा, बहुत खूब बीरबल, हम तुम्हारे इस न्याय से बहुत खुश हैं। झूठ कभी छिपता नहीं है, वह एक दिन पकड़ा ही जाता है। एक बार की बात है, बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बीरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज, आप केवल बीरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उन्हीं की सलाह ली जाती है। इसका मतलब यह है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं। मगर ऐसा नहीं है, हम भी बीरबल जितने ही योग्य हैं। महाराज को बीरबल बहुत प्रिय थे। वह उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मंत्रीगणों को निराश न करने के लिए एक समाधान निकाला। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम सभी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूं, मगर ध्यान रहे कि अगर तुम लोग इसका जवाब न दे पाए तो तुम सबको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। दरबारियों ने झिझक कर महाराज से कहा, ठीक है महाराज, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन पहले आप प्रश्न तो पूछिए। महाराज ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? यह सवाल सुनकर सभी मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महाराज ने उनकी ये स्थिति देखकर कहा, याद रहे कि इस प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए। मुझे कोई भी अटपटा सा जवाब नहीं चाहिए। इस पर मंत्रीगणों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। राजा भी इस बात के लिए तैयार हो गए। महल से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगे। पहले ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भगवान है, तो दूसरा कहने लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भूख है। तीसरे ने दोनों के जवाब को नकार दिया और कहा कि भगवान कोई चीज नहीं है और भूख को भी बर्दाश्त किया जा सकता है। इसलिए राजा के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से कोई नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहलत में लिए गए सभी दिन भी गुजर गए। फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब न मिलने पर सभी मंत्रीगणों को अपनी जान की फिक्र सताने लगी। कोई अन्य उपाय न मिलने पर वो सभी बीरबल के पास पहुंचे और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बीरबल पहले से ही इस बात से परिचित थे। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूं, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूं। सभी बीरबल की बात पर राजी हो गए। अगले ही दिन बीरबल ने एक पालकी का इंतजाम करवाया। उन्होंने 2 मंत्रीगणों को पालकी उठाने का काम दिया, तीसरे से अपना हुक्का पकड़वाया और चौथे से अपने जूते उठवाए व स्वयं पालकी में बैठ गए। फिर उन सभी को राजा के महल की ओर चलने का इशारा दिया। जब सभी बीरबल को लेकर दरबार में पहुंचे तो महाराज इस मंजर को देखकर हैरान थे। इससे पहले कि वो बीरबल से कुछ पूछते, बीरबल खुद ही राजा से बोले, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज गरज होती है। अपनी गरज के कारण ही ये सब मेरी पालकी को उठाकर यहाँ तक ले आए हैं। यह सुन महाराज मुस्कुराए बिना न रह सके और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की योग्यता से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर खुद को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए।